नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपके सामने दो लाइन प्रस्तुत करना चाहूँगा। वे दो लाइन ये है कि जो व्यक्ति अपनी कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखता है, वही व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ता है। तो चलो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ट्यूबरकुलोसिस। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सामने अनाटमी एंड फिजियोलॉजी बताऊंगा लंग्स की। क्या क्या अनाटमी होते हैं लंग्स की। हमारी बॉडी में दो लंग्स पाए जाते हैं। लंग्स, ये हमारा होगा राइट लंग्स राइट लंग्स। ये होगा हमारा लेफ्ट लंग्स। ये हमारा होगा ट्रेकिया। ये हमारी होगी ब्रोंकाई ब्रोंकाई। ठीक है। तो जो राइट लंग्स है, इसमें हमारी पाई जाती है तीन लोब, और इसमें फिशर पाई जाती है दो। ये तो हमारी होगी ओब्लिक फिशर, और एक हमारी होगी हॉरिजॉन्टल फिशर। हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल फिशर। जो हमारा लेफ्ट लंग हो गया, इसमें खाली एक ही फिशर होती है, वो होती है ओब्लिक ओब्लिक फिशर। राइट लंग्स में हमारी तीन लोब होती है। ये होगी अपर लोब, ये होगी मिडल लोब, ये होगी हमारी लोअर लोब। और हमारे लेफ्ट लंग में दो लोब होती है, अपर लोब और लोअर लोब। ठीक है। और जो आपको लिंगुअल शेप दिखाई दे रही, इसको यहाँ पर होता है हमारा हार्ट, मिड स्टर्नम कैविटी पर हार्ट। ठीक है। यहाँ यह चीज स्ट्रक्चर है, यहाँ इधर, इसको बोलते हैं लिंगुअल। ये लिंगुअल स्ट्रक्चर है। ठीक है। जो लंग्स की लेंथ होती है हमारी 24 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ जो है 24 सेंटीमीटर। और जिसकी जो पर्सन इंस्पायरेशन करता है, तो इसकी लेंथ 24 से बढ़कर 27 सेंटीमीटर तक हो जाती है। और जो इसकी विथ चौड़ाई है, वो होती है 12 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होगी लंग्स की। और जो क्या नाम हमारा राइट साइड का लंग्स है, जो उसकी साइड में ब्रोंकी जा रही है, इसका डायमीटर थोड़ा स्ट्रोंगेस्ट होता है, यहाँ पर स्ट्रोंग होता है। ये ट्रेकिया में जो है यहाँ पर रिंग शेप ये रिंग शेप होता है। यहाँ पर रिंग शेप में रिंग पाई जाती है। और जहाँ ये फ्रिक्वेट होता है, मतलब कि जहाँ इसका डिवाइडेशन होता है, ये हमारा होता है T4 से T5 के बीच में। ये डिवाइडेशन होता है हमारे ब्रोंकाई का। ठीक है। ये ब्रोंकाई का T4 से लगा T5 के हम, इस पॉइंट को हम बोलते हैं कैरिना। ठीक है। यहाँ पर कैरिना होगी है। और जो हमारे T4 से T5 के बीच में होगी, जब पेशेंट कोई इंटूबेट करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखो, यहाँ कैरिना से कम 2 से 2.5 सेंटीमीटर हमेशा ईटी ट्यूब ऊपर रहनी चाहिए। 2 से 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो एकदम ट्यूब डालोगे आप कैरिना पर, बार बार उसको, मतलब कि ट्यूब लगेगी, तो वहाँ पर इंजरी वगैरह भी हो जाएगी, नेक्रोसिस हो जाएगा यहाँ पर, तो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाएगी। और ट्यूब को हमेशा ध्यान रखना कि कैरिना से ऊपर रहे, क्योंकि ट्यूब बाई दफा हमारा राइट ब्रोंक्यूल्स होता है, वो ब्रोंकाई जो होता है वो थोड़ा डायमीटर का वाइड होता है, तो वो
राइट की तरफ भी चली जाती है 80 दफा हमारी राइट साइड की, तो ज़्यादा मैक्सिमम जो एयर है बाहर की वो सारी राइट साइड चलेगी, लेफ्ट वाला हमारा ऐसे ही रहेगा। तो ये भी ध्यान रखते रहना। ईटी की जैसे कि हम एक्सरे करवाते हैं इंट्यूबेशन के बाद, उससे पता लग जाता है कि हमारी ट्यूब की पोजीशन कहाँ है कहाँ नहीं, ठीक है, वो हमारे एक्सरे के थ्रू पता लग जाता है। ये हमारा होगा लंग्स के बारे में। और हाँ, राइट लंग्स में हमारे 10 लिगामेंट होते हैं, 10 लिगामेंट पाए जाते हैं। और जो लेफ्ट लंग है, लेफ्ट लंग में हमारे 8 लिगामेंट पाए जाते हैं। टोटल लिगामेंट हो गए 18 लिगामेंट हो गए। लोब्स कितनी होगी टोटल? 5, 3 राइट साइड में होगी, 2 लेफ्ट साइड में होगी, ठीक है। ट्रेके को जो हाँ डिवाइडेशन होता है जो ब्रोंकाई का, वहाँ होता है T4 और T5 के बीच में, ठीक है यहाँ पर। और जो सबसे ज्यादा कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो चौड़ाई है लंग्स की ऊपर से ब्रोंकाई की, वो होती है हमारी राइट साइड से, क्योंकि राइट साइड से यहाँ पर सबसे ज्यादा एयर एंट्री होती है। और सबसे ज्यादा इन्फेक्शन होने के चांस भी अपर लोब में होती है, अपर लोब में, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि यहाँ जो हमारा एयरवे हम सांस लेते हैं वो कैसे कैसे हमारे एंटर करता है, सबसे पहले जैसे कि कैसे कैसे एयर अंदर जाती है हमारी, सबसे पहले नोज में जाएगी, नोज के बाद हमारी जाएगी वो फेरिंग्स में, फेरिंग्स में, फेरिंग्स में। फेरिंग्स भी 3 होते हैं, नेजो फेरिंग्स, ओरो फेरिंग्स, ठीक है। नेजो फेरिंग्स, नेजो फेरिंग्स, ओरो फेरिंग्स, ओरो फेरिंग्स, लैरिंजो फेरिंग्स, लैरिंजो फेरिंग्स, 3 होते हैं, ठीक है। सबसे पहले एयर एंटर करेगी नेजो नोज में, नोज के थ्रू जाएगी वो फेरिंग्स में, फेरिंग्स के बाद जाएगी वो लैरिंग्स में, लैरिंग्स में, ठीक है। अब वो लैरिंग्स में आएगी, लैरिंग्स के बाद जाएगी वो ट्रेकिया में, ट्रेकिया में। और ट्रेकिया के पास यहाँ पर एक एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस पाया जाता है। इसका क्या काम होता है कि जब हम कुछ खाना खा रहे हैं या कुछ पी रहे हैं तो एपिग्लोटिस क्या करता है, ट्रेके को कवर कर देता है, जिससे वो जो खाना पीना है वो हमारी ट्रेके के अंदर, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ना जाए, ठीक है। हमारे एपिग्लोटिक्स का काम होता है। और ट्रेके के बाद क्या होता है, जैसे ट्रेके के बाद यहाँ की है ब्रोंकाई, ये होगी हमारी प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, ये प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद आती है हमारी सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई के बाद चलती है टर्सरी ब्रोंकाई, टर्सरी, टर्सरी ब्रोंकाई। फिर इसके बाद आती है टर्मिनल, टर्मिनल ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। इसके बाद आता है पल्मोनरी ब्रोंक्यूल्स, पल्मोनरी ब्रोंक्यूल्स। इसके बाद आता है एल्वोलरी, एल्वोलर डक्ट। इसके बाद आता है एल्वोलर सैक, सैक, सैक। इसके बाद आ गया एल्वोलाई। तो ऐसे ऐसे हमारे लंग्स में एयर एंट्री करती है। सबसे पहले हमारे नोज में आएगी, नोज के बाद वो फेरिंग्स में जाएगी, फेरिंग्स के बाद वो लैरिंग्स में जाएगी, लैरिंग्स के बाद वो ट्रेकिया में जाएगी, ट्रेकिया के बाद वो हमारी प्राइमरी ब्रोंकाई में जाएगी, फिर सेकेंडरी में जाएगी, फिर टर्सरी में जाएगी, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में जाएगी, फिर हमारी पल्मोनरी जो ब्रोंक्यूल्स होगी उसमें जाएगी, फिर वो एल्वोलरी डक्ट में जाएगी, एल्वोलरी के बाद फिर हमारी एल्वोलरी सैक में जाएगी, फिर एल्वोलरी में जाएगी। ऐसे ऐसे हमारी एयर एंटर करती है हमारे लंग्स में। और जो इसको लंग्स को कवर रखती है वे हमारी 2 लेयर होती है। अंदर की साइड जो पाई जाती है वो पाई जाती है विसरल लेयर, विसरल लेयर, विसरल लेयर। जो बाहर की साइड में होगी, जो बाहर की साइड में होगी, ये होगी प्राइटल लेयर, प्राइटल, प्राइटल लेयर, ठीक है। और जो विसरल पैराइटल के बीच में एक फ्लूइड पाया जाता है उसको बोलते हैं विसरल फ्लूइड। ये क्या करेगा, ये होता है 15 से 20 ml के आसपास। ये क्या है, जब हमारे लंग्स को फ्रिक्शन होने से बचाएगा, ठीक है। इसके अंदर पाया जाता है विसरल फ्लूइड, ठीक है। लॉस होगी हमारी। और ये हमारा कैसे कैसे हम रेस्पिरेशन करते हैं। वो जो रेस्पिरेशन भी है वो 2 टाइप का होता है।
एक होता है एक्टिव रेस्पिरेशन, एक होता है पैसिव। सॉरी, रेस्पिरेशन भी हमारा दो टाइप का होता है, एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और एक होगा हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो होगा वो होगा हमारे हमारे लंग्स के बीच में, लंग्स एंड ब्लड के बीच में, ये हमारा होगा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इंटरनल जो रेस्पिरेशन वो होता है हमारे ब्लड एंड टिश्यू के बीच में। तो हमारी बॉडी में दो तरीके से रेस्पिरेशन होता है, एक तो एक्सटर्नल होता है कि इंटरनल होता है। एक्सटर्नल हमारा लंग्स के एंड ब्लड के बीच में होता है, और जो इंटरनल होता है वो हमारे ब्लड एंड टिश्यू के बीच में होता है। चलो अब अपने हम टॉपिक की ओर जाते हैं। टॉपिक है हमारा ट्यूबरकुलोसिस। टीबी क्या होता है? और टीबी होता है, इट इज बैक्टीरियल डिजीज। ये होते हैं बैक्टीरियल डिजीज होते हैं, मेनली अफेक्ट लंग्स, आल्सो अफेक्ट अदर बॉडी पार्ट जैसे कि हमारे लिम्फेटिक सिस्टम हो गया, हमारा जैसे कि किडनी होगी, ब्लैडर हो गया, मेनिंजेस होगी, स्पाइनल कॉर्ड होगी, कहीं भी इफेक्ट कर सकती है। ठीक है, ये होता है हमारा ट्यूबरकुलोसिस। और आज एक अभी जो थी 24 जो टीबी ट्यूबरकुलोसिस है वो 24 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है। तो अभी एक थीम दी गई थी 24 मार्च को, यस वी एंड वी कैन एंड टीबी। यस वी कैन एंड टीबी, कमिट, इन्वेस्ट, डिलीवर। कि हम सब मिलकर टीबी को खत्म कर सकते हैं। सरकार का बहुत ध्यान टीबी की ओर जा रहा है कि टीबी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। सबसे ज्यादा जो टीबी है ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंडिया अफेक्टेड है। इंडिया नंबर 1 पे है। इंडिया अफेक्टेड है 21% टीबी से अफेक्टेड है। और जो चाइना है 14% अफेक्टेड है। और जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान जो अफेक्टेड है टीबी से 2 से 3% अफेक्टेड पाकिस्तान है। तो सबसे ज़्यादा टीबी अफेक्टेड हो रही इंडिया में। ठीक है, टीबी से लोग ग्रसित हो रहे ज़्यादा। तो सरकार का बहुत अभियान चला रही सरकार, कहीं कहीं प्रोग्राम लेकर कि टीबी को हम जल्दी से जल्दी खत्म कर सकें। ठीक है, और कमेटी बनाएगी, बहुत पॉलिटिकल कमेटी बनाई सरकार की टीबी को, जैसे है ना कि कमेटी जो हमारी कम्युनिटी रहती है, कम्युनिटी में वहां पर जाकर टीबी को खोजा जाएगा। मतलब किसी पेशेंट को, पर्सन को टीबी है तो वहां पर क्या नॉर्मली पर्सन होके भी हम सैंपल लिए जा रहे हैं वहां पर कि किसी को टीबी तो नहीं है, या किसी को फैमिली में एक मेंबर को टीबी होगा तो उसके पूरे फैमिली मेंबर का टीबी सैंपल लिया जाता है। ठीक है, और इन्वेस्ट सरकार इस पर बहुत इन्वेस्ट कर रही टीबी के ऊपर कि इससे जल्दी से जल्दी ऐसी कोई वैक्सीन आ जाए जिससे टीबी का खात्मा किया जा सके। डिलीवर का मतलब क्या है कि टाइमली टीबी पेशेंट की खोज हो जाए और उसको टाइमली इसको इलाज मिल जाए और टाइमली हम उसका ट्रीटमेंट चालू कर जाए। ठीक है, ये होगा हमारा टीबी के बारे में बात। और सबसे पहले जो टीबी डे था वो कब मनाया गया था? वो मनाया गया था 24 मार्च 1881। ठीक है, 24 मार्च 1881 में टीबी डे मनाया गया था। और जो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज है वो करी थी रॉबर्ट कोच, जो कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी रॉबर्ट कोच हमारे हैं।
ठीक है, इनने टीबी की खोज करी थी। ठीक है, तो सबसे पहले जो टीबी डे है वो 24 मार्च 1881 मनाया गया था। हर साल 24 मार्च में टीबी दिवस मनाया जाता है। ठीक है जी। अब हम स्टार्ट करते हैं, जैसे कि सरकार प्रोग्राम चलाती है टीबी के, कि कौन कौन से टीबी के प्रोग्राम चलते हैं। सबसे पहले जो टीबी का प्रोग्राम सरकार ने बनाया था, इंडिया गवर्नमेंट ने, वो बना था NTCP। NTCP ये होगा नेशनल नेशनल ट्यूबरकुलोसिस ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। ये आया था 1962 में। ये प्रोग्राम जो आया था 1962 में, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंडिया अफेक्टेड है, तो उसने क्या करा, इंडिया सरकार ने एक प्रोग्राम गठित किया जिसका नाम रखा गया नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, जिससे टीबी को रोका जा सके और पेशेंट को अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट मिल सके। ठीक है, इसके बाद एक प्रोग्राम हो रहा है NTPCP के बाद RNTPCP। इसलिए ये प्रोग्राम जो है रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस 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 प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम आया था 1992 से 93 में ये प्रोग्राम आया था। कि पहले जो हमारी ATT चलती थी, जैसे नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम में अच्छे से टीबी की दवाई चली थी, उसमें पेशेंट क्या कहता था, जैसे हम ट्रीटमेंट दे दिया टीबी का, तो पेशेंट आधी गोली खाता था और आधी वो फेंक देता था। तो प्रॉपर से वो हमारा जो चैंपियन था इफेक्टिव नहीं हो रहा था। तो सरकार ने क्या करा, RNTCP के तहत एक स्कीम लाई, डोट्स 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 होता है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स थेरेपी। ये आई थी हमारी इसमें डिवाइस प्रोग्राम के 1997 के अंडर। कि इसमें क्या करा था, जैसे पहले जो किसी पेशेंट को मैं मेडिसिन दे दी, लो भाई आपकी टीबी की मेडिसिन है, तो पेशेंट क्या करता था, वो आधी मेडिसिन खाया था और आधी वो फेंक देता। तो प्रॉपर से क्या हो, टीबी का ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा था। तो सरकार ने क्या करा, क्यों ना हम एक ऐसी स्कीम लावे जिससे कि टीबी का खात्मा किया जा सके। तो सरकार ने क्या करा, रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम के अंदर डोट्स लाई में, डोट्स होता है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट एंड शॉर्ट कोर्स थेरेपी। इसमें क्या करता कि जिस पेशेंट को, जैसे गांव में एक डॉक्टर हुआ और उसमें रख दे कि उसके मेडिसिन के बॉक्स होते कि एक पेशेंट को, जैसे कोई रमेश को टीबी है, तो उसको डेली वहीं पर बुलाया जाता था, या डॉक्टर उनके घर पर जाकर अपने आंखों के सामने उसको मेडिसिन खिला करता था। भले अपने आंखों के सामने उसको मेडिसिन खिलानी होती थी, और जो मेडिसिन खिलाने के बाद जो भी रेफर था वो बाद में गवर्नमेंट को रिटर्न करना होता था। ये होता नहीं कहीं वो मेडिसिन का पैकेट लिया वो फेंक दिया। तो सरकार क्या करती थी, जैसे कि वो पैकेट में पेशेंट ने दवाई खा ली, उसका रेफर बच गया, वो दोबारा रिटर्न होना था। और वो किसके अंडर होना था, वो हेल्थ वर्कर के अंडर वो मेडिसिन खुआ जाती थी डोट्स प्रोग्राम के अंदर। तो ये ऐसे हमारा डायरेक्ट डोट्स के अंदर रखा गया। इसके बाद फिर सरकार ने क्या करा, एक प्रोग्राम हो लाई NTEP NTPEP नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। ये प्रोग्राम जो है वो जो गठित हुआ था, ये हुआ था 31 दिसंबर 2019। बाकी जो लागू हुआ था, ये प्रोग्राम लागू हुआ था 1 जनवरी 2020 में। 1 जनवरी 2020 में। इसमें सरकार का क्या मुद्दा था कि हम जल्दी से जल्दी टीबी को, मतलब जल्दी से जल्दी 2025 तक इंडिया को टीबी फ्री इंडिया बना दें। ठीक है, इसमें जो प्रोग्राम मेन सरकार का मोटिव था कि हम इंडिया को टीबी फ्री बना दें, ये NTEP के अंदर था। ये जो प्रोग्राम आता वो आया था हमारा
2020 में। ठीक है, ये प्रोग्राम के बारे में पहले हमने पढ़ा एनटीपी नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम, ये हमारा 1962 में आया था। उसके बाद हमारा रिवाइज आरएनटीसीपी रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम, ये जो कि हमारा आया था 1992 में, 92-93 में। और इसी के अंदर डोट्स प्रोग्राम दिया था। डोट्स प्रोग्राम जो आया था वो आया था हमारे 1997 में। इसके बाद सरकार ने एक प्रोग्राम बोला बोला एनटीपी नेशनल ट्यूबरकुलोसिस इरिडिकेशन प्रोग्राम, जिसमें सरकार का मोटिव था कि 2025 तक हम टीबी को पूरी तरह से खत्म कर दे दें। तो ये प्रोग्राम के बारे में बात हुआ। तो जैसे कि हम टीबी पढ़े थे, टीबी क्या था? टीबी जो है ये बैक्टीरियल डिजीज है, ये मेनली अफेक्ट करता था लंग्स को, और लंग्स में भी सबसे ज्यादा करता है राइट लंग्स को। ठीक है, और अदर बॉडी पार्ट को भी करता है। ठीक है, जैसे कि हमारा मेनिंजेस हुआ, लिम्फेटिक सिस्टम हुआ। ठीक है, इसका कोज क्या है? इसका कोजिटिव एजेंट है मेन कोज है इसका मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैसिलाई। ये हमारा मेन कोज है ट्यूबरकुलोसिस का, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, इसकी मायोबैक्टीरियम की बहुत काफी सारी स्पीशीज है। मायोबैक्टीरियम बोवीज भी हो गया, ठीक है, और भी 5-6 स्पीशीज है मायोबैक्टीरियम की। तो मेनली मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, ये टीबी को कोज करता है। और ये होता है एरोबिक, ये बैक्टीरिया एरोबिक ये एरोबिक बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया एरोबिक बैक्टीरिया। और सबसे ज्यादा ये इफेक्ट करता है राइट लंग्स को। राइट लंग्स क्योंकि आपका डायमीटर थोड़ा वाइड है, तो सबसे ज्यादा राइट लंग्स में अपर लोब को इफेक्ट करता है। ठीक है, ये होता है इसके बारे में बात। और जो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है ना, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है ना, ये ग्राम नेगेटिव है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो उसकी लेयर है वो मायोकोलोनिक एसिड की बनी होती है। मायोकोलोनिक एसिड की इसकी जो लेयर होती है वो बनी होती है। जो बाकी बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव है वो फास्फोलिपिड की इनकी सेल वॉल बनी होती है। तो ये मायोकोलोनिक एसिड की बनी होती है। तो इसमें हम यूज करते हैं जेड स्टेनिंग इसमें यूज करते हैं हम। जील नेल्सन स्टेनिंग हम मायोबैक्टीरियम के टेस्ट के लिए करते हैं। ठीक है, वो एक बैक्टीरियम में मतलब माइकोबैक्टीरियम बोवीज ये हमारा होता है जो हम अनपास्चराइज्ड मिल्क जो पीते हैं। अनपास्चराइज्ड मिल्क जो होता है उससे भी टीबी होने की संभावना होती है। और जो हमारा कच्चा दूध, जैसे हम कच्चा दूध पी रहे हैं, निकलता ताजा ताजा दूध पी लिया, गाय का पी लिया, भैंस का पी लिया, तो वो भी टीबी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, कर सकता है कच्चा दूध। ठीक है, तो उसके रिस्क फैक्टर क्या क्या हमारे ट्यूबरकुलोसिस के रिस्क फैक्टर ऑफ टीबी। रिस्क फैक्टर ऑफ टीबी के क्या क्या रिस्क फैक्टर है? मेनली होगा फर्स्ट टीबी। एक तो होगा टीबी का मेन वो रिस्क फैक्टर होगा मैंने स्मोकिंग। एक तो स्मोकिंग इफेक्ट करता है। एक हमारा होगा माल न्यूट्रिशन। जो माल नरिश्ड होता है, माल न्यूट्रिशन के अंदर माल नरिश्ड, इसमें क्या होगा? माल नरिश्ड में पेशेंट को ना तो प्रॉपर खाना नहीं मिलने का, तो उसकी इम्यूनिटी जो है हमारी वीक हो जाएगी। पेशेंट की वीक इम्यूनिटी होगी तो जो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस पे एकदम अटैक करेगा इम्यूनिटी पे। अटैक करने के बाद क्या अपना एक्शन चालू कर देगा। ठीक है, ये होता है इसमें माल न्यूट्रिशन में इफेक्ट करता है। एक करता है ये जो एल्कोहलिक पेशेंट होते हैं, एल्कोहलिक पर्सन होते हैं, उसमें भी टीबी ज़्यादा इफेक्ट करता है। एक जो करता है वो HIV जो पेशेंट होते हैं उसको भी इफेक्ट करता है। HIV पेशेंट में क्या होता है, उसकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर होती है। कमजोर होगी तो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस
एंटर करेगा, एंटर करने के बाद उसकी इम्यूनिटी को अटैक करेगा, उसकी इम्यूनिटी में अटैक करेगा तो टीबी उसको ज़्यादा हो जाएगा। एचआईवी पेशेंट में सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन जो होता है वो होता है टीबी ही होता है, ठीक है। और एक जो पर्सन स्टोर थेरेपी पे है, बहुत लंबे टाइम से स्टोर यूज कर रहा स्टोर थेरेपी पे, उसको भी टीबी होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। क्योंकि स्टोर क्या करता है, वो हमारी इम्यूनिटी को सप्रेस करता है। जब हमारी इम्यूनिटी सप्रेस होगी तो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जल्दी ही अटैक करेगा इम्यूनिटी पे, ठीक है। एक उसको होता है। एक जहाँ पर जो हमारे स्लम एरिया होते हैं, स्लम्स एरिया जो होते हैं, इसमें क्या होता है, स्लम्स एरिया में जो उस वहाँ का प्रॉपर सैनिटेशन नहीं होता, मतलब प्रॉपर से वहाँ की एयर वेंटिलेशन नहीं होता ना, प्रॉपर से वहाँ पर साफ सफाई हाइजीन में दिक्कत होती है, तो वहाँ पर भी टीबी के बहुत केस डिटेक्टेड होते हैं इस एरिया में, तो वहाँ पर टीबी होने की बहुत संभावना होती है, ठीक है। ये हो गया स्लम्स एरिया होगा, एचआईवी होगा ये। और यो पेस्ट जो है स्मोकिंग होगा, या इंडस्ट्रियल एरिया, जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है ना, जहाँ पर जो फैक्ट्री वगैरह एरिया है, फैक्ट्री एरिया, वहाँ पर भी टीबी बहुत इफेक्ट करता है, माइबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बहुत इफेक्ट करता है, ठीक है। ये इसके रिस्क फैक्टर हो गए। इसके बाद हम पढ़ते हैं पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ टीबी, कि मायोबैक्टीरियम कैसे कैसे अटैक करता है टीबी लंग्स पे हमारे। ड्यू टू एनी ईटोलॉजिकल फैक्टर, ईटोलॉजी कुछ भी हो सकती है, स्मोकिंग हो सकती है, या अल्कोहलिक हो सकता है, या पुअर मालनिस्ट हो सकता है। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंटर इन लंग्स, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंटर इन लंग्स, लंग्स में भी सबसे ज्यादा करता है राइट अपर लोब में। तो जैसे एंटर करेगा तो ये बैक्टीरिया क्या होगा, डिपोजिट इन एल्वोलाई। जब वहां पर मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हमारे लंग्स में जाने के बाद वो डिपोजिट हो जाएगा एल्वोलाई में, तो वहां पर क्या होगा फिर एल्वोलाई के बाद, तो यहाँ पर हमारी एकदम से फाइट करने के लिए हमारी बॉडी से न्यूट्रोफिल्स जाएगी, न्यूट्रोफिल्स जाकर जहाँ पर वो डिपोजिट हुआ बैक्टीरिया, उसकी चारों ओर कोट बना देगी, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट। तो उसके बाद क्या है, जब कोट बना दिया तो जो न्यूट्रोफिल्स है वो अपना एक्शन दिखाएगी, एक्शन जो दिखाएगी तो वहां पर क्या करेगी, जो उसको एल्वोलाई, एल्वोलाई का वहां पर डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, क्यों हो जाएगा वहां, क्योंकि जहां फाइट हुई वहां पर क्या होता है, फाइट होने पर एक इलास्टीन एंजाइम, इलास्टीन इलास्टीन एंजाइम इलास्टीन एंजाइम इलास्टिन एंजाइम वहां से प्रोड्यूस होगा। वो एंजाइम क्या करेगा, जाकर सीधा हमारी जो एल्वोलाई की इलास्टिसिटी है वो लूज देगी। जब वहाँ लूज देगी तो वहाँ क्या है, एल्वोलाई का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, और एल्वोलाई का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा वहाँ पर चीजी लाइक वहाँ पर क्या होगा, एक सेक्रेशन होगा जो कि हमारे कफ के थ्रू बाहर आ जाएगा। चीजी लाइक डिस्ट्रक्शन जो होगा वो कफ के थ्रू बाहर आ जाएगा, और जो अंदर बचा, जो वहाँ पर अंदर खाली में होल से बच गए, उसको बोलते हैं गोन्स कॉम्प्लेक्स। वो हमारे जैसे कि जो हमारे एल्वोलाई थे, एल्वोलाई को जो डिस्ट्रक्शन हुआ, वो जो डिस्ट्रक्शन के बाद बीच बीच में होल बच गए, उनको बोलते हैं गोन्स कॉम्प्लेक्स। वो हम एक्सरे के थ्रू देख सकते हैं है ना, गोन्स कॉम्प्लेक्स को, ठीक है। तो सबसे पहले कोई पैथोफिजियोलॉजी में क्या, ड्यू टू एनी इटोलॉजिकल फैक्टर, कोई फैक्टर ऑफ मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्या है, लंग्स में का, लंग्स में कहाँ का, सबसे पहले राइट अपर लोब्स में मैक्सिमम जाता है, वहां पर क्या होगा, वो
एल्वोलाई में जाकर डिपॉजिट हो जाएगा। जब हमारा एल्वोलाई में डिपॉजिट हो जाएगा तो वहां पर हमारी न्यूट्रोफिल्स आएगी। न्यूट्रोफिल्स आने पर क्या होगा, वो हमारे वहां पर कोट बना देगी। कोट बना देगी तो न्यूट्रोफिल्स अपना काम करना शुरू करेगी। तो वहां पर क्या है, जब फाइटिंग चलेगी दोनों के बीच में, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के एंड न्यूट्रोफिल्स के बीच में फाइट चलेगी, तो वहां पर क्या है, एक एंजाइम प्रोड्यूस होगा, उसका नाम है इलास्टिन एंजाइम। इलास्टिन एंजाइम, जब वहां इलास्टिन एंजाइम रिलीज होगा तो क्या कर रहा है एंजाइम, जो हमारी एल्वोलाई की इलास्टिसिटी है वो लॉस कर देगा। इलास्टिसिटी जो लॉस हो जाएगी तो उसकी वहां पर क्या होगा, चीजी लाइक एक सबस्टांस बनेगा। चीजी लाइक सबस्टांस जो है वो हमारे कफ के थ्रू वो बाहर आ जाएगा जब खांसेगा पेशेंट। और जो वहां पर चीजी लाइक सबस्टांस के बाद जो खाली वो क्या नाम है, वो एल्वोलाई बची, तो उसमें क्या है, होल टाइप का दिखाई देगा। उसको होल्स को बोलते हैं गोन्स, गोन्स कॉम्प्लेक्स होते हैं हमारे गोन्स कॉम्प्लेक्स। वो हमारे एक्सरे में, एक्सरे के थ्रू हम उसको देख सकते हैं। इसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स है, हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ ली, क्या क्या प्रोग्राम थे टीबी के भी पढ़ लिए, कोज पढ़ लिया हमने। अब हम पढ़ेंगे रिस्क फैक्टर पढ़ लिए, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ टीबी। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ टीबी, साइन एंड सिम्टम टीबी क्या होंगे, सबसे पहले होगा हमारी कफ, खांसी। और कफ जो होगी ये 2 से 3 वीक, 2 से 3 वीक से ज्यादा होगी। और कप में भी होगा येलो कलर का स्पुटम आएगा, मतलब बलगम जो है येलो कलर का आएगा बिल्कुल, है ना। तो सबसे पहला सिम्टम है खांसी, पेशेंट को 2 से 3 वीक तक जो कंटिन्यू हो तो उसको समझ लो टीबी है। नंबर 2, वेट लॉस। जो टीबी वाला पेशेंट है उसका वेट लॉस बहुत ज्यादा होता है, वेट लॉस, ठीक है, पेशेंट का वेट लॉस बहुत ज्यादा होगा। और इसमें क्या होगा, नाइट स्वेट भी होगा, नाइट स्वेटिंग, नाइट स्वेटिंग भी पेशेंट को होगी। और एक नाइट स्वेट होएगा, पसीना बहुत ज्यादा आएगा रात को, ठीक है, टीबी वाले पेशेंट में। और वेट भी कम हो जाएगा। एक उसमें फीवर, क्योंकि इसमें क्या है फीवर, क्योंकि इसमें हमारे न्यूट्रोफिल्स, हमारे मोनो न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट हमारी इंक्रीज हो रही है, फाइटिंग वगैरह चल रही है, तो वहाँ बॉडी टेम्परेचर हमारा बॉडी बढ़ेगा। और जो फीवर होगा वो आफ्टरनून में होगा, आफ्टरनून, आफ्टरनून फीवर होता है टीबी वाले पेशेंट में, ठीक है। और इसमें क्या होगा, फीवर होगा, एनीमिया होगा, एनीमिया हो सकता है, क्योंकि हमारा जो कैपिलरी है, पल्मोनरी कैपिलरी है, उसके रप्चर होने से हमारे स्पूटम में ब्लड भी आ सकता है, उसको बोलते हैं हीमोपटाइसिस। हीमोपटाइसिस, जो स्पूटम में हमारा ब्लड आएगा उसको हम बोलते हैं हीमोपटाइसिस। हीमोपटाइसिस हमारे पास में क्या है, ठीक है। और वहाँ पर क्या होगा, एनीमिया भी पेशेंट को हो सकता है। और पेशेंट फटीग फील बहुत करेगा, थका हुआ, फटीग, पेशेंट इसमें क्या करेगा, बहुत फटीग फील करेगा, पेशेंट बहुत थका थका हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी इसके अंदर रही नहीं सारी, है ना। वो वेट लॉस होगा, नाइट स्वेट होगा, फीवर होगा, एनीमिया होगा, नाइट फटीग होगी पेशेंट को। और डायरिया, पेशेंट को उसको डायरिया भी होता है, इसको डायरिया, डायरिया भी टीबी वाले पेशेंट को होता है। नोजिया होता है, नोजिया, नोजिया, वोमिटिंग होती है। ये सब सारे सिम्टम्स टीबी वाले पेशेंट को होते हैं, ठीक है, ठीक है। सबसे पहला खांसी, खांसी जो कफ हुआ है 2 से 3 वीक जो कंटिन्यू हमारी कफ रहे तो समझ ले पेशेंट को टीबी का शिकार हो सकता है। वेट लॉस होगा, वजन घटता रहेगा डे बाई डे, और रात को बहुत ज़्यादा पसीना आएंगे। और फीवर होगा, फीवर भी होगा, वो आफ्टरनून में होएगा। और खून की कमी हो सकती है, क्योंकि पेशेंट को क्या है, हीमोपेटाइसिस वगैरह भी हो सकता है वहाँ कैपिलरी रप्चर होने के कारण, ठीक है। एनीमिया हो सकता है, एनीमिया होगा। और फटीग फील करेगा पेशेंट, क्योंकि उसकी एनर्जी सारी है ना उधर वेस्ट होगी हमारे इधर, है ना। खास कफ में कहीं पर नाइट पसीना आ रहा, फीवर हो रहा, तो उसको फटीग फील करेगा पेशेंट। नोजिया हो सकता है, डायरिया हो सकता है पेशेंट को। तो सारे ये हमारे सारे सिम्टम्स हैं ट्यूबरकुलोसिस के। अब आज जो इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात है कि टीबी के क्या क्या इन्वेस्टिगेशन होते हैं, टीबी के क्या क्या इन्वेस्टिगेशन होते हैं।
इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। इन्वेस्टिगेशन ऑफ टीबी। इन्वेस्टिगेशन में हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा इन्वेस्टिगेशन में हम जैसे कर सकते हैं, नंबर एक हम करते हैं मोनटैक्स टेस्ट। मोनटैक्स टेस्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्यूबरकुलिन टेस्ट भी बोलते हैं, ट्यूबरकुलिन टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं कि मोनटैक्स टेस्ट में एक हम ट्यूबरकुलिन सिरिंज लेंगे और उस सिरिंज में हम पीपीडी भरेंगे। पीपीडी होते हैं पेरिफाइड प्रोटीन ड्राइवेट्स, पीपीडी। हम इसमें ट्यूबरकुलिन टेस्ट में पीपीडी यूज करेंगे। पीपीडी कितनी यूज करते हैं हम, वो कहते हैं 0.1 ml, ओनली 0.1 ml ट्यूबरकुलिन सिरिंज से लेके जो हमारी एंटीरियर फोरआर्म, ये जो हमारी एंटीरियर फोरआर्म है, इसमें हम क्या करें, इंटरडर्मली हम इंजेक्ट करेंगे। और इंजेक्ट करने के बाद वहां हम ब्लू पेन से मार्क करेंगे, नोट रेड पेन। क्योंकि रेड पेन से क्या होगा, जो ट्यूबरकुलिन का रिजल्ट को हम प्रॉपर तरीके से कंफर्म नहीं कर पाएंगे रेड पेन, क्योंकि जो ट्यूबरकुलिन टेस्ट हम देंगे उससे रेड हो जाता है। हम जो रेड पेन तक कवर करेंगे तो उसमें क्या होगा, मिस इंटरप्ट रिजल्ट आएगा हमारा, है ना। तो हम ब्लू पेन से उसको मार्क करेंगे जहाँ पर हमें पीपीडी लगाया। पीपीडी कहाँ लगाती है हम, हमारे एंटीरियर फोरआर्म में लगाते हैं, ठीक है। इंटरडर्मली यूज लेते हैं हम पीपीडी 0.1 ml। और जो इसका रिजल्ट हमें देखने को मिलता है 48 से 72 घंटे के अंदर, 48 से 72 घंटे के अंदर पीपीडी का रिजल्ट मोनटैक्स टेस्ट का देखना का पड़ता है। तो हम रिजल्ट कैसे कैसे देखेंगे मोनटैक्स टेस्ट का, इसमें अगर जो वो क्या ना व्हील जो है 5 से बिलो, 5 mm से बिलो जो व्हील बन जाए तो समझ ला नेगेटिव रिजल्ट है, नेगेटिव रिजल्ट है। अगर जो वही व्हील 5 से 9 mm के बीच में बन जाए तो सस्पेक्टेड केस हो गया, सस्पेक्टेड केस। अगर जो व्हील 10 mm से ऊपर है तो समझ ला पेशेंट का पॉजिटिव रिजल्ट है, पॉजिटिव रिजल्ट है। ये होती है नॉर्मल पेशेंट का फॉलो, मतलब कि जो फॉलोअप जो होता है नॉर्मल पेशेंट का होता है। अगर यदि पेशेंट HIV है या फिर इम्यूनो क्या नाम है स्टोर थेरेपी ले रहा, तो उसमें 5 से ऊपर जो व्हील बनेगा तो पेशेंट का 5 से ऊपर बन गया तो पेशेंट पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। ये हमारा नॉर्मली पेशेंट का है, जो नॉर्मल जो पेशेंट है इसको टीबी होगा। 5 mm से कम है तो नेगेटिव रिजल्ट है, 5 से 9 के बीच में सस्पेक्टेड है, 10 से ऊपर चलेगा तो पॉजिटिव है, ठीक है। जो HIV वाला पेशेंट होएगा, ये हमारा क्या नाम है स्टोर थेरेपी में चल रहा, उसके 5 से ऊपर जो व्हील बने क्या 5 mm से, तो समझ ले वो पॉजिटिव है, ठीक है। ये होगा हमारा मोनटैक्स टेस्ट के बारे में बात। वो जो सबसे बेस्ट ट्यूबरकुलोसिस का जो कन्फर्मेटिव जो इन्वेस्टिगेशन मानेगा वो मानेगा स्पूटम कल्चर, वो मानेगा स्पूटम कल्चर। क्या मानेगा, स्पूटम कल्चर, स्पूटम कल्चर। स्पूटम कल्चर में क्या होता है कि जैसे कि पेशेंट का हम स्पूटम लेते हैं और उसका हम कल्चर करते हैं। कल्चर में क्या होता है, जैसे कि पेशेंट हमारे पास कल्चर का जो स्पूटम है वो कैसे लेते हैं हम, एक तो जैसे हमारे पास कोई पेशेंट चल कर आया कि मैंने टीबी की जांच करानी, तो हम एक टाइम तो तब लाएंगे उसका सैंपल। एक टाइम हम जब लाएंगे जब पेशेंट को हम बोलेंगे आपको सुबह उठते ही सार खाली पेट बिना कुछ खाओ, अब बिना कुछ ब्रश किए आपको उसमें बलगम लाना डब्बी में इकट्ठा करके, एक सैंपल वो लेते हैं हम। तो हम जब सैंपलिंग करते हैं मतलब कि टेस्ट करते हैं तो उस
स्पुटम कल्चर के थ्रू हमें पता लग जाता है कि इसको मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है नहीं है, वो हमारे स्पुटम के कल्चर के थ्रू पता लग जाएगा। और जो उसमें हम कल्चर मीडिया लेते हैं, जो हम स्पुटम टीबी में कल्चर मीडिया लेते हैं, वो करता है लोविन लोविन जॉनसन लोविन जॉनसन क्या नाम है, हम इसमें कल्चर मीडिया में यूज लेते हैं ट्यूबरकुलोसिस के डायग्नोस के लिए। और जो मायोबैक्टीरियम के, जैसे कि मैंने बताया, मायोबैक्टीरियम जो है एक एसिड फास्ट बेसिलाई है, जो इसकी जो लेयर बनी होती है, और ये क्या नाम है, इसकी जो लेयर बनती है मायोकोलोनिक एसिड की बनी होती है, और जो बाकी बैक्टीरिया की जो लेयर होती है वो बनती है फास्फोलिपिड की बनी होती है। ठीक है, तो इसलिए हम इसमें जार्डिन स्टेनिंग भी यूज करते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस में। और इसके बाद स्पुटम कल्चर हो गया। एक टेस्ट हमारा होगा जो हम एक्सरे करते हैं, चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे में क्या, जैसे हमें चेस्ट एक्सरे करें, चेस्ट एक्सरे में हमें जो हमारे वो दिखा देंगे गोन्स कॉम्प्लेक्स दिखाई देंगे हमारे लंग्स में, गोन्स कॉम्प्लेक्स बड़े बड़े, तो समझ लेना इसको पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। ठीक है, ये होगा। एक टिनन टेस्ट भी हम टीबी में करते हैं, टिनन टेस्ट भी कर सकते हैं। टिनन टेस्ट में क्या होगा कि उसमें जो निडल होगी मल्टीपल उसमें निडल होगी, वो हम मारकर चेक कर सकते हैं कि पेशेंट को टीबी है नहीं है। एक टेस्ट हम कर सकते हैं इन्वेस्ट सीबीसी में क्या होगा, हमारा न्यूट्रोफिल्स मोनोसाइट का लेवल बढ़े रहेगा, और जो हमारा उसका मोनोसाइट का लेवल बढ़े रहेगा, और जो आरबीसी का लेवल है वो कम मिला, क्योंकि उस पेशेंट को हिमोपेटाइसिस वगैरह है, तो आरबीसी में सेल्स कम हो जाएगी, तो उसमें आरबीसी का लेवल कम हो जाएगा। और पीसीआर भी कर सकते हैं, पीसीआर टेस्ट भी टीबी में कर सकते हैं। और इसका पीसीआर होगा, और जैसे कि इसमें सीएसएफ सैंपल, जैसे कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी किसी को टीबी है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी किसी को जो टीबी है, जैसे किसी को मेनिंजिस टीबी होगा, तो मेनिंजिस टीबी होगा, उसमें हम सीएसएफ सैंपल लेंगे। सीएसएफ में हमें कैसे पता लगेगा इसको टीबी है, तो सीएसएफ में क्या होगा, जो ग्लूकोज है उसकी मात्रा कम मिलेगी, और जो सीएसएफ है क्लाउडी कलर का होगा, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो ज़्यादातर अपना पोषण के लिए ग्लूकोज खाएगा सीएसएफ में से। जब ग्लूकोज वहाँ से खाएगा, तो वहाँ पर जब हम सीएसएफ टेस्ट करेंगे तो उसमें से हमारा ग्लूकोज की मात्रा कम मिलेगी। ठीक है, ये हमारा हो गया क्या नाम, सीएसएफ के बारे में, उसके एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के बारे में। और जो हमारा स्पाइनल टीबी है उसमें भी हम सीएसएफ सैंपल करते हैं, और बायोप्सी भी करते हैं हम टीबी में। बायोप्सी कहाँ करते हैं, जैसे किसी को किडनी टीबी होगा, किडनी टीबी में हम क्या करेंगे, उसका हम बायोप्सी सैंपल लेंगे, बायोप्सी सैंपल लेकर हम उससे क्या करेंगे, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस देखेंगे इसमें है या नहीं है। ठीक है, तो उसमें ये टेस्ट भी करते हैं। ठीक है, ये इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहला जो सबसे बेस्ट जो उसका है इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, इसका होता है क्या नाम, स्पुटम कल्चर सबसे बेस्ट होता है। और स्पुटम सैंपल हम दो लेते हैं, एक हम लेते हैं किडनी के लिए जब पेशेंट आ रहा है हमारे पास, एक हम उसको बोलते हैं कि सुबह के टाइम खाली पेट बिना कुछ खाए बिना कुछ ब्रश करे वो हम सैंपल लेते हैं। एक हम एक्सरे करते हैं, एक्सरे में हम जैसे कि इसमें देखते हैं कि वो जैसे हमारा वो जो चीज़ी है ना येलो कलर का, जो सारा मटेरियल बाहर निकल जाएगा, उसमें बाद में होल बच जाएंगे, तो हमें होल बोन्स लाइक होल्स दिखाई देंगे। ठीक है, एक्सरे हो गया। एक हमारा क्या नाम है, मोन्टोक्स टेस्ट हो गया। मोन्टोक्स टेस्ट में क्या करते हैं हम, वन ट्यूबरकुलिन सिरिंज यूज करते हैं। ट्यूबरकुलिन सिरिंज से हम क्या करते हैं, पीपीडी लेते हैं। पीपीडी कितना लेते हैं, 0.1 ml पीपीडी हम एंटीरियर फोर आर्म में लगाते हैं। एंटीरियर फोर आर्म में जो लगाएंगे हम रिजल्ट देखेंगे, अगर जो 5 mm से कम है तो निगेटिव रिजल्ट है, अगर जो 5 mm से ऊपर है, जो 5 mm से, तो 5 से 9 है तो सस्पेक्टेड में है, और जो 10 से ऊपर है तो पॉजिटिव है। अगर जो पेशेंट HIV का अफेक्टेड है या फिर हमारा स्टेरॉयड थेरेपी पे है, तो अगर जो उसका 5 mm से भी ऊपर बिल बना, तो समझ लो पेशेंट हमारा टीबी का है। ठीक है, ये हमारा ट्यूबरकुलोसिस के बारे के इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात होगी। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे मैनेजमेंट कि क्या क्या मैनेजमेंट है हमारा टीबी का। मैनेजमेंट में हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्रोफाइलेक्टिक मैनेजमेंट, कि टीबी का क्या प्रोफाइलेक्टिक मैनेजमेंट होता है। प्रोफाइलेक्टिक मैनेजमेंट में हम एक वैक्सीन देते हैं जब बच्चा पैदा होता है, बीसीजी बैसिलस क्लाइमेट
ग्यूरिन। और इसकी कितनी मात्रा देते हैं जब एट बर्थ देते हैं हम, एट बर्थ 0.05 ml हम इसकी डोज देते हैं। डोज कहाँ देते हैं हम? लेफ्ट साइड डेल्टोइड मसल पे हम इस डोज को लगाते हैं। और बीसीजी हमेशा ध्यान करो, एनएस में हम इसको डिजोल्व करते हैं, एनएस में डिजोल्व करते हैं, ठीक है। डिस्टल वाटर में करूँगा, डिस्टल वाटर क्या करता है, वहाँ इरिटेशन कर देता है बच्चे को, तो इसलिए हम बीसीजी वैक्सीन डिजोल्व करने के लिए हम नॉर्मल सलाइन यूज लेते हैं। और जो बीसीजी वैक्सीन है वो डिजोल्व करने से पहले 0 डिग्री सेल्सियस पर वो फ्रीज होती है, और डिजोल्व करने के बाद वो उसका टेम्परेचर 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर हम रख सकते हैं उसको, बीसीजी वैक्सीन को, ठीक है। अगर जो किसी कारण बच्चे को बर्थ टाइम पे नहीं लगी तो वैक्सीन वो हम एक मंथ पर भी लगवा सकते हैं। उस टाइम डोज हो जाएगी इसकी 0.1 ml, ठीक है। और जो बीसीजी का लेफ्ट साइड पे जो हम लगाते हैं, जो स्कार बन जाता है, वो लगभग 5 से 6 वीक के अंदर वो उसका परमानेंट स्कार बनना स्कार बन जाता है इसका, बीसीजी का, ठीक है। तो हमारा प्रोफिलैक्टिक मैनेजमेंट होगा। और जो बीसीजी है जो ये है हमारे ट्यूबरकुलोसिस, ये 15 साल तक, 15 ईयर तक इसका लाइफ टाइम होता है हमारी बॉडी में, है ना। 15 साल तक ये बचा कर रखती है टीबी से। और एक्स्ट्रा पल्मोनरी को 0%, एक्स्ट्रा पल्मोनरी को नहीं, पल्मोनरी को 0%, और एक्स्ट्रा पल्मोनरी जो मेनिंजिस है, मेनली मेनिंजिस को करती है 80% बचा के। और जो हमारा लेप्रोसी होगा, लेप्रोसी को करती है 40% सेव करती है। मतलब कि हम जो बीसीजी वैक्सीन लेते हैं ना, आप सोचते हो कि बीसीजी वैक्सीन क्या करती है, टीबी को बचा देगी हमारे फेफड़े वाले को। फेफड़े वाले का जो उसमें इफेक्ट होता है 0% ही, ये बीसीजी वैक्सीन है 0% बचाते हैं फेफड़ों को। जो मेनली इफेक्ट होता है, इसका काम होता है मेनिंजिस टीबी को नहीं होने देती, इसका काम 80% है मेनिंजिस टीबी को बचाने का। और जो हमारी लेप्रेसी, मायोबैक्टीरियम लेप्री के कारण जो हमारी लेप्रोसी डिजीज होती है, उसको 40% बचाती है, ठीक है जी। ये बीसीजी का काम होगा। और बीसीजी हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ नहीं। जो पेशेंट एचआईवी का है उसमें हम बीसीजी नहीं लगा सकते, और जो प्रेग्नेंट मदर प्रेगनेंसी अवस्था में उसको भी हम बीसीजी नहीं लगा सकते, क्योंकि ये वैक्सीन होता है लाइव एटूनेटेड वैक्सीन होती है, ठीक है। और हम बीसीजी का इस्तेमाल ब्लैडर कैंसर में भी हम यूज कर सकते हैं। ये ब्लैडर कैंसर की रिस्क को कम करती है बीसीजी वैक्सीन, ठीक है। ये हमारे बीसीजी का काम हो गया, ठीक है। ये प्रोफाइलैक्टिक मैनेजमेंट हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इसका जो मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट भी इसका कई तरीके से है। एक मैनेजमेंट हो गया इसका फर्स्ट लाइन टू एटीटी, फर्स्ट लाइन एटीटी पे। फर्स्ट लाइन एटीटी, ये क्या होता है इसका? फर्स्ट लाइन में हमारी 3 मेडिकेशन, इसका कोड जिसे याद रख सकते हो, कोड का वर्ड RISEP। आर तो क्या होता है? रिफाम्पेसीन, ठीक है। रिफाम्पेसीन को हम डिनोट करते हैं आर से। इसकी डोज होती है हमारी रिफाम्पेसीन की 450 mg, ये जो बोलते हैं 450 mg की होती है। इसके बाद होता है आइसोनिजाइड, एक ड्रग होती है आइसोनिजिड। इसकी जो डोज होती है वो होती है 300 mg, 300 mg, 300 mg की गोली होती है। एस्ट्रेप्टोमाइसिन, ऐसा होता है एस्ट्रेप्टोमाइसिन, इसकी जो डोज होती है वो होती है हमारी, आइसोनिजाइड को हम एच से डिनोट करते हैं, एच से, सॉरी, एच से।
जो स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन होता है वो होता है 1200 mg का, 1200 mg का। इसके बाद आ हमारा इथाम्बट्योल, इथाम्ब्यूटोल। इथाम्बट्योल की जो डोज होती है, इथाम्बट्योल को ई से डिनोट करते हैं। इसकी डोज होती है 1000 mg, 1000 mg, ठीक है, 1000 mg। पीता का पेरिनिजिमाइड, पी से पेरिनिजिमाइड, पेरिनिजिमाइड, इसको हम डिनोट करते हैं जेड से, जेड से। ये होता है हमारा 1500 mg। तो ये हमारी फर्स्ट लाइन एटीटी हुई, रिफाम्पिसिन हुई, आइसोनिजिड हुई, स्ट्रेप्टोमाइसिन हुई, इथाम्बटोल हुई, हमारी पेरिनिजिमाइड हुई। इनकी डोज का रिफाम्पिसिन क्या होता है 450 mg की होती है। और जो ये है इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, इसमें क्या होता है, रिफाम्पिसिन जो पेशेंट करते हैं उसको रेड कलर का यूरिन, इसमें कहता है रेड कलर का यूरिन आ सकता है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पेशेंट को पहले समझा दियो कि कभी उसको रेड कलर यूरिन आवे वो घबरा जा कि मैं रेड कलर यूरिन आएगा किस वजह से, तो उनको बता देना जो हम रिफाम्पिसिन दवाई खा रहे तो इसके कारण रेड कलर यूरिन आ सकता है आपको, ठीक है जी। एक होती है आइसोनिजिड, आइसोनिजिड होती है, ये होती है 300 mg की, ठीक है। और एक होती है स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन होता है 1200 mg का होता है, ये आईएम लगता है, ठीक है। एक होता है इथाम्बट्योल, इथाम्बट्योल क्या है, हमारी 1000 mg की टैबलेट होती है, ठीक है। और एक हमारी होती है पेरेनिजिमाइड, पेरेनिजाइड हमारी कितने की है 1500 mg, 1500 mg की टैबलेट होती है, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट लाइन एटीटी ड्रग हुई, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं सेकंड लाइन ड्रग्स, कि सेकंड लाइन में हमारी ड्रग्स कौन कौन सी होती है। एक सेकंड लाइन एटीटी, ये हमारी कौन कौन सी होती है सेकंड लाइन एटीटी ड्रग्स। एक तो होगी हमारी जैसे कि कैनामाइसिन, कैनामाइसिन, ये हमारी सेकंड लाइन में आती है। एक हमारी होगी अमीकासीन, अमीकासीन भी हमारी, अमीकासीन, अमीकासीन, अमीकासीन होगी। एक हमारी होगी साइनेसेरिन, 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 सेरिन, ये भी हमारी सेकंड लाइन ड्रग्स में आती है। और भी काफी सारी ड्रग्स आती है, ये हमारी सेकंड लाइन में आती है। और कुछ न्यूयर ड्रग्स ऐड हुई है टीबी में, न्यूयर से ड्रग्स जो होती है, जैसे कि हमारे क्या नाम है, न्यूयर ड्रग्स जो हमारी होगी जैसे कि हमारी कौन कौन सी आई थी, तो अजिथ्रोमाइसिन आई थी, इथ्रोमाइसिन जो आई थी ये हमारी न्यूयर ड्रग्स होगी। ओफ्लैक्सिन जो ड्रग्स है ये हमारी न्यूयर ड्रग है टीबी में, ठीक है। ये तो हमारे टीबी के बारे में बात हुई। और एक जो टीबी है, टीबी हमारा तीन टाइप का होता है, जैसे टीबी है तीन तरह का होता है, एक तो एक्टिव होता है, एक पैसिव फॉर्म होता है, एक एमडीआर टीबी होगा। टीबी जो है तीन टाइप में होता है, जैसे कि एक तो एक्टिव टीबी हो गया। एक्टिव टीबी क्या होता है, टाइप ऑफ टीबी। एक्टिव टीबी में क्या होगा, टीबी जो फर्स्ट टाइम हो रहा उसको हम बोलते हैं एक्टिव टीबी। पैसिव टीबी में क्या होगा, इसमें टीबी क्या होगा, पेशेंट को दोबारा हो गया, दोबारा इफेक्टेड हो गया। एक होता है एमडीआर टीबी, एमडीआर टीबी, एमडीआर टीबी। एमडीआर टीबी में क्या होगा, इसमें जो है फर्स्ट लाइन ड्रग्स मेनली रिफाम्पिसिन एंड या आइसोनिजाइड काम नहीं करती। तो इसमें हम मेनली एमडीआर टीबी में दो ड्रग चलाते हैं, एक चलाते हैं मोक्सोफ्लोक्सिन, मोक्सोफ्लोक्सिन, और एक चलाता है लीवोफ्लोक्सिन, लीवोफ्लोक्सिन। तो हम इसमें ड्रग चलाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे टीबी के बारे में बात हो गया। तो एक बार हम रिपीट कर लेते हैं टीबी क्या होता है। सबसे पहले हमने पढ़ा टीबी के बारे में बात, टीबी क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस, ये बैक्टीरियल डिजीज है
और ये मेनली इफेक्ट करते हैं लंग्स को, और लंग्स में भी सबसे ज़्यादा करते हैं राइट राइट लोब्स को, ठीक है, राइट लंग्स की राइट लोब्स को करती है। और जिस और कैसे कैसे करती है इसकी पैथोफिजियोलॉजी हमें पड़ी, किस कारण होता है, ये होता है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोई बेसिलाई के कारण होता है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ी। ये क्या करता है, ड्यू टू एनी एटियोलॉजी, ये हमारे लंग्स में एंटर करता है, लंग्स में जो हमारे क्या है जाकर राइट लोब्स में, मेनली जो है हमारे राइट लोब्स में अफेक्ट करता है मेनली, और वहां पर जाकर एल्वोलाई में डिपॉजिट हो जाएगा। एल्वोलाई में डिपॉजिट होने के बाद वहां पर क्या कर न्यूट्रोफिल्स आएगी भागी भागी, न्यूट्रोफिल्स क्या करेगी, वहां कोट बना देगी माइबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के चारों ओर। तो वहां पर फाइटिंग चलेगी, जब वहां फाइट चलेगी दोनों के बीच में, न्यूट्रोफिल्स मोनोसाइट एंड हमारे माइबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के बीच में जब फाइटिंग चलेगी, तो वहां पर हमारा एक इलास्टिन एंजाइम वहां रिलीज होगा। वो इलास्टिन एंजाइम क्या करेगा, जो एल्वोलाई की इलास्टिसिटी है उसको वीक कर देगा। वीक करने के बाद वहाँ क्या होगा, चीजी लाइक, वहाँ चीजी लाइक मेटेरियल इकट्ठा हो जाएगा। जब पेशेंट कप करेगा तो वो चीजी लाइक कप, वो जो मेटेरियल इकट्ठा वो हमारे कप के थ्रू बाहर होगा, वो येलो कलर का दिखाई देगा। अगर जो येलो कलर की कप ये 2 से 3 हफ्ते तक लगातार कप आ रही है आपको, तो समझ लो आपको टीबी है। तो आप इसका जल्दी से जल्दी अपने नियर ले जाके ट्रीटमेंट कराइए। और जो अंदर जो हमारा होल बच गया उसको हम बोलते हैं गोन्स कॉम्प्लेक्स, जो अंदर जो चीजी का स्ट्रक्चर निकल गया हमारा एल्वोलाई में से, तो जो अंदर बचा वो जाके हमारा होल्स बचे। और हमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ी, लंग्स की कैसे कैसे होती है, कि लंग्स हमारे बॉडी में दो होते हैं, राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग्स। राइट लंग्स थोड़ा बड़ा होता है देन लेफ्ट लंग्स ही, क्योंकि लेफ्ट लंग्स जो है हमारा इधरली साइड हमारा क्या नाम मिड स्टर्नम में हार्ट आ गया। तो वहां पर हार्ट के पास वहीं पर जो लंग्स में लिंगुअल स्ट्रक्चर वहां पर बनती है एक, ठीक है। और हमारे क्या नाम है लंग्स में 5 लोब पाई जाती है, 3 राइट में होगी और 2 हमारे लेफ्ट में होगी। फीसर हमारे राइट में 2 होगी, एक ओब्लिक होगी, एक हॉरिजॉन्टल होगी। 3 लोब होगी, राइट अपर लोब, मिडल लोब, लोअर लोब। लेफ्ट साइड में 2 लोब होगी, अपर लोब, लोअर लोब। कि ऑक्सीजन जो हम हवा लेते हैं बार बार से कैसे कैसे एंटर करती है हमारे फेफड़ों में, सबसे पहले वो नोज में आएगी, नोज के बाद वो फेरिंग्स में जाएगी, फेरिंग्स के बाद वो लैरिंग्स में जाएगी, लैरिंग्स के बाद वो ट्रेकिया में जाएगी, ट्रेकिया के पास ऊपर पार्ट में एक एपिग्लोटिस होता है। वो क्या करता है, जब हम खाना खाते हैं कुछ पीते हैं तो वो ट्रेकिया को कवर करता है, जिससे कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में पानी वगैरह ना जाए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, वो ट्रेकिया में बाहर जाने के बाद वहां पर फ्रिक्वेट हो जाता है T4 T5 के, जहाँ होता है हमारा, वहां से ट्रेक डिवाइडेशन होता है, उसको उसको बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंक्यूल, और जो वहां जगह उसको बोलते हैं कैरिना। कैरिना तो प्राइमरी ब्रोंक्यूल के बाद सेकेंडरी ब्रोंक्योई ब्रोंकोई, फिर उसके बाद टर्सरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई के बाद वहां बनता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद में बनता है पल्मोनरी ब्रोंक्यूल्स, पल्मोनरी ब्रोंक्यूल्स के बाद एयर एंट्री करेगी हमारे एल्वोलाई डक्ट में, एल्वोलाई डक्ट के बाद एंटर करेगी एल्वोलाई सैक में, फिर उसके बाद एल्वोलाई में। ऐसे ऐसे हमारी एयर एंटर करती है लंग्स में, ठीक है। ये पैथोफिजियोलॉजी। टीबी है जो 2 टाइप का होता है, एक तो पल्मोनरी टीबी होगा, एक एक्सटर्नल पल्मोनरी टीबी होगा। पल्मोनरी टीबी में क्या आता है, हमारे लंग्स अफेक्ट होते हैं। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी जिसे हमारा हो सकता है लिम्फेटिक टीबी, लिम्फेटिक एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में सबसे ज्यादा लिम्फेटिक टीबी होता है। उसके बाद हमारा मेनिंजी टीबी होगा, मेनिंजी टीबी बहुत डेंजर टीबी होता है, ठीक है। इसमें जो एटीटीटी है कम से कम 18 से 20 मंथ चलती है मेनिंजी टीबी में। और जो हमारा लिम्फेटिक टीबी है इसमें 9 से 12 मंथ तक चलती है। जो सिंपल नॉर्मली टीबी होगा किसी पेशेंट को 6 मंथ चलेगी, ठीक है, 6 मंथ कम से कम। और टीबी का जो मेडिसिन चलती है उसका एक एक चीज में विशेष होती है कि जिसकी टीबी एटीटी पे जो कोई पेशेंट है उसको कंटिन्यू मेडिसिन खानी पड़ेगी। यदि उसने एक भी डोज अपनी मिस कर दी ना, एक भी डोज सिंगल डोज मिस कर दी एटीटी की, तो समझ ले वो जो उसने पीछे मेडिसिन कही वो सब वेस्ट है, उसने दोबारा से कोर्स स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा उसके बारे में हो गया टीबी के बारे में। और इसके बाद हमें पढ़े इसके कोजिटिव एजेंट हो गया, पैथोफिजियोलॉजी, इसकी रिक्स फैक्टर में क्या कहा था, इसका स्मोकिंग था, एल्कोहलिक था, और हमारे जो HIV पेशेंट है वो था, जो स्टोर थेरेपी पे वो था, एक जो स्लम्स एरिया में होता है वहाँ पर, एक क्राउडेड एरिया में भी होता है पेशेंट को, वहाँ पर भी टीबी होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। और जो उसके
हमें प्रोग्राम पढ़े, एक थीम थी इसकी, यस वी कैन एंड टीबी, कि हम सब मिलकर टीबी को खत्म कर सकते हैं। कमिट कमिट इन्वेस्ट डिलीवर, कि सरकार क्या करी, टीबी पे बहुत ज़्यादा खोज, बहुत खत्म करने का जोर लगा रही है, और इस पे बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, कमेटी बना रही है, कमेटी बना रही तो जिससे कि जहाँ जहाँ पर गाँव गाँव में टीबी के केस को खोज करवा रही है, और क्या कर रही है, जैसे कि वहाँ पर वो रिसर्च करवा रही है कि नई से नई कोई वैक्सीन बनाए जिससे जल्दी से जल्दी टीबी को खत्म किया जा सके, और इसमें क्या करें, पेशेंट को जल्दी से जल्दी खोज करके उसको टाइमली इलाज मिले, टाइमली उसका इन्वेस्टिगेशन हो। तो ये हमारा सरकार गवर्नमेंट कर रही है। और जो है सरकार का सबसे जो पहला प्रोग्राम किया था, जो सबसे पहला प्रोग्राम था वो था एनटीसीपी, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम। ये आया था 1962 में। इसमें मेन मुद्दा क्या था सरकार का, जो टीबी के केस इतने बढ़ रहे हैं उसको खत्म किया जाए। इसमें जो है ड्रग्स चलती थी एटीटी की, इसमें क्या करता प्रोग्राम में, और इसको इसके बाद हमारा आरएनटीसीपी आया था 1992 से 93 में, रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में क्या कहा गया था, इसमें के अंदर डोट्स लाया गया था। डोट्स थेरेपी जब 1997 में आई थी, ये आई थी आरएनटीसीपी के अंदर। इसमें क्या कहा था, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स थेरेपी। इसमें क्या कहा जाता था कि एनटीसीपी के जो अंदर हम ड्रग्स दे रहे थे, तो उसमें क्या था, पेशेंट आधी दवाई खा गया था, आधी खा नहीं खा गया था, तो वो ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं हो रहा था। तो इसे इफेक्टिव करने के लिए डोट्स लाए गए थे। डोट्स में क्या था, हम पेशेंट को अपने हेल्थ वर्कर जो है अपने सामने बिठाकर दवाई देता था, जिससे कि वो दवाई खा ले, और वो जो खाली रैपर बच जाता था वो हमें रिटर्न करना होता था सरकार को, कि हाँ इसने पेशेंट ने दवाई खा ली। ठीक है जी, अब ये हो गया टीबी के बारे में बात। और साइनस सिम्टम इसके, अब आ जाओ इसके साइनस सिम्टम्स पे। साइनस सिम्टम्स क्या आते हैं इसके, कफ था, कफ जो है 2 से 3 वीक से ज़्यादा हो किसी को, वेट लॉस हो पेशेंट का, इसमें वेट लॉस हो जाता है पेशेंट का। कप में क्या, येलो कलर का कप स्पुटम आता है, और उसको एनोरेक्सिया, भूख कम लगती है इसमें। नोजिया होने का, नोजिया रहता है इसको पेशेंट को, नोजिया मतलब उल्टी जैसा मन, वोमिटिंग भी हो जाती है इसमें। और बाज दफे हिमोपोटासिस भी होता है कि ब्लड में स्पुटम में खून आने लग जाता है। ये किस वजह से, जो कैपिलरी होती है हमारी पल्मोनरी कैपिलरी, उसके डैमेज होने से हमारे स्पुटम में खून आने लग जाता है। पेशेंट बहुत ज़्यादा फैटीग फील करेगा, और उसमें फीवर भी होएगा। फीवर पेशेंट को वो फीवर होगा आफ्टर नून में, फीवर ज़्यादा होता है। और पेशेंट को फीवर हो गया, इसमें डायरिया भी होता है पेशेंट को उसमें ना, क्या नाम है, टीबी में डायरिया भी होता है। और नाइट स्वेटिंग, नाइट स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है टीबी वाले में, रात को बहुत ज़्यादा पसीने आएंगे पेशेंट को। ठीक है जी। और इसका इन्वेस्टिगेशन में हमें क्या कर पड़ा, इन्वेस्टिगेशन में हम जैसे कि पढ़ा कि सबसे बेस्ट इन्वेस्टिगेशन जो है टीबी का, वह है हमारा स्पुटम कल्चर। स्पुटम कल्चर के हम 2 सैंपल लेते हैं, और जो सैंपल लेते हैं वो फ्लेकिन ट्यूब होती है, इसमें हम सैंपल लेते हैं टीबी का फ्लेकिन ट्यूब में ना। एक हम लेते हैं जब पेशेंट हमारे पास आता है सैंपल लेते हैं, एक दूसरा सैंपल हम बोलते हैं कि सुबह अपना खाली पेट बिना कुछ खाए पिए ब्रश किए तो सैंपल बलगम लाना इसमें डब्बी में, तो तब करते हैं। एक हम इसमें हम करते हैं क्या नाम है, ट्यूबरकुलिन टेस्ट, मून टेक्स टेस्ट बोलते हैं। उसमें हम पीपीडी वगैरह यूज करते हैं। पीपीडी हम एंटीरियर एंटीरियर फोराम पे लगाते हैं, और उसको इसका रिजल्ट है 48 से 72 घंटे के अंदर में दिख जाता है। 5 से कम है नेगेटिव, 5 से 9 के बीच में सस्पेक्टेड है, और जो 10 से ऊपर है तो पॉजिटिव रिजल्ट है इसका। अगर जो पेशेंट हमारा HIV का है या हमारा स्टोर थेरेपी पे है, तो 5 से ऊपर जो आएगा तो हमारा रिजल्ट पॉजिटिव है। एक हमें एक्सरे भी करते हैं इसमें। एक्सरे ना, एक्सरे क्या करते हैं, जो हम एक्सरे देखेंगे जो हमारे अंदर वो एलोवेलाई डिस्ट्रक्शन होगा, तो वहाँ पर क्या, एलोवेलाई का डिस्ट्रक्शन होने के बाद वहाँ पर बोन्स कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं, तो समझ लेना पेशेंट को टीबी है। एक्सरे होगा। एक हम इसमें हम कहते हैं कल्चर भी हो गया इसमें, एंड सीबीसी में क्या होगा, हमारा न्यूट्रोफिल्स का लेवल बढ़ जाएगा, मोनोसाइट का बढ़ेगा, और आरबीसी कम मिलेगी। आरबीसी क्योंकि वहाँ पर पेशेंट को रप्चर एल्पल्मोनरी कैपिलरी रप्चर होने के कारण वहाँ पर एनीमिया की कमी हो जाएगी, क्या नाम, खून की कमी हो जाएगी, तो पेशेंट को एनीमिया हो जाएगा। ठीक है। पीसीआर वगैरह भी करते हैं इसमें। पीसीआर अगर जो किसी पेशेंट को एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है, तो उसमें हम जैसे कि सीएसएफ एग्जामिनेशन करते हैं, या स्पाइनल टीबी है उसमें भी सीएसएफ एग्जामिनेशन करते हैं। उसमें क्या, ग्लूकोज का लेवल कम मिलेगा, और सीएसएफ क्लाउडी कलर का दिखाई देगा। ठीक है, ये होगा एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में। और हम बायोप्सी भी करते हैं, किसी को किडनी टीबी होगा तो उसको बायोप्सी टीबी करते हैं। टीबी कहीं भी हो सकता है पूरी बॉडी में, या कहीं मतलब कि ओरल टीबी हो गया, बोन्स टीबी हो गया, हमारा ब्लडर टीबी हो गया,
या लीवर टीबी होगा, मतलब कि टीबी की कहीं भी हो सकता है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, ये कोई स्पेसिफिक जगह नहीं होती टीबी होने की, ठीक है, वो कहीं हो सकता है। इसके बाद हमने पढ़ा इन्वेस्टिगेशन के बाद, अब मैनेजमेंट किसे कहते हैं। मैनेजमेंट में हमने सबसे पहले क्या नाम, फर्स्ट लाइन टीबी की ड्रग्स पढ़ी, और एक हाँ प्रोफिलैक्टिक मैनेजमेंट के लिए पढ़ा हमने। इसमें क्या नाम, बीसीजी वैक्सीन यूज करते हैं। बीसीजी क्या होती है, बैसिलस क्लाइमेट ग्यूरिन, यो हम होते हैं या एट बर्थ देते हैं, एट बर्थ हम देते हैं इसको 0.05 ml देते हैं, ये इंट्राडर्मली देते हैं, और डेल्टोड मसल में देते हैं, ठीक है। और जो है बीसीजी है, हम अगर जो बच्चे को बर्थ पेन दी गई तो हम इसको 1 मंथ पर भी दे सकते हैं, उस टाइम पर डोज होएगी इसकी 0.1 ml, ठीक है, 0.1 ml डोज बढ़ जाएगी इसकी, है ना, पहले पहले 0.05, अब वो 0.1 ml, ठीक है, तो डोज बढ़ेगी। और बीसीजी का हम क्या करते हैं, बीसीजी कहाँ कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, क्योंकि ये लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, तो ये प्रेगनेंसी में अवॉइड करते हैं इस वैक्सीन को। जो एचआईवी पेशेंट है उसको भी हम बीसीजी वैक्सीन नहीं देते हैं, ठीक है। और बीसीजी वैक्सीन जो है जो हम देते हैं, इसका पल्मोनरी टीबी को बचाने में कोई रोल नहीं है, ये ओनली टीबी बचाती है। मेनिंजी टीबी को 80% बचाती है, जो हमारी लेप्रोसी बायोबैक्टीरियम लेप्रोसी के कारण होता है उसको 40% बचाने का काम करती है। और जो हमारे है बीसीजी क्या करते हैं, ब्लैडर कैंसर किसी पेशेंट को अगर है तो उसको भी, ब्लैडर कैंसर किसी पेशेंट को है तो उसमें भी इसका रिस्क कम करती है ब्लैडर कैंसर का बीसीजी वैक्सीन। उसके बाद हम पढ़े फर्स्ट लाइन एटीटी। फर्स्ट लाइन एटीटी क्या होता है हमारा, एक फर्स्ट लाइन एटीटी में होगा हमारा एक कोड है राइस रिफाम्पेसिन। रिफाम्पेसिन की डोज होती है 450 mg। आइसोनिजिड की होती है 300 mg। स्टेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन होता है, वो होता है 1200 mg का। और इसके बाद होगा वह इथामोटो लिफान्टोमोटो होती है हमारी 1000 mg की, और एक पैरानिजामाइड होती है 1500 mg की। तो ये हमारी फर्स्ट लाइन एटीटी है। सेकंड लाइन जो हमारी एटीटी है, इसमें जैसे कि आगा हमारा कैनामाइसिन आ गया, हमारा अमेरिकासिन आ गया, सिप्रोक्सिन आ गया, एक होगा थायो एसिटाजोन भी हमारा सेकंड लाइन ड्रग्स में आता है। एक हमारी न्यूअर ड्रग्स आई, जैसे कि हमारा अजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, ओफ्लैक्सिन, ये हमारा क्या नाम, न्यूअर ड्रग्स जो आई है टीबी की, ठीक है। और जो हमारे पेशेंट का जो एमडीआर टीबी का है, इसमें हम मेनली दो ड्रग्स यूज करते हैं, मोक्सीफ्लोक्सिन एंड लिवोफ्लोक्सिन हम इसमें यूज करते हैं। तो दोस्तों, जो टीबी के बारे में बात हुई, और टीबी डिजीज पर सरकार का बहुत फोकस चल रहा है कि जल्दी से जल्दी टीबी को खात्मा किया जा सके। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। ये हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो टीबी का, ठीक है। यहाँ से भी एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन जरूर आता है 100%। ठीक है दोस्तों, ओके बाय।